कहते हैं सियासत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, अगर हुआ तो राजनीति भी शॉर्ट हो जाती है। कांग्रेस का 2023 के इलेक्शन में जातीय राजनीति का दांव चलना और कांग्रेस का 3 अहम राज्यों में फ्लॉप हो जाना इसकी सबसे बड़ी बानगी। राजस्थान, छत्तीसगढ़ हाथ से निकला और मध्य प्रदेश में बुरी तरह से कांग्रेस पार्टी की हार हुई। अब चर्चा इन 3 राज्यों में बनाए गए मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के चेहरे को लेकर है। कहा यह जा रहा है कि मोदी नीति ने एक तरह से 2024 का रण कांग्रेस और विपक्षी इंडी अलायंस के लिए लॉक कर दिया। लेकिन वो मोदी नीति है क्या, हम आपको समझाते हैं हमारी इस रिपोर्ट। पहले छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने चौंकाया, विष्णुदेव साय का नाम बतौर सीएम सामने आया। फिर मध्य प्रदेश का नंबर आया और यहां भी नए चेहरे मोहन यादव को राज्य की कमान मिली। और अब राजस्थान में तमाम बड़े चेहरे किनारे हो गए और सीएम के रूप में मंच पर उभरे भजन लाल शर्मा। सारी कयासबाजी, सारी अटकलें, सारी माथापच्ची एक तरफ और भरोसा एकदम नए चेहरे पर। राजस्थान प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजन लाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है। यही मोदी नीति है। राजस्थान में सीएम के नाम के ऐलान के साथ ही बीजेपी ने 2024 की बिसात पर 3 राज्यों के सीएम चेहरों को आगे कर वो मजबूत चाल चल दी जिसके आगे विपक्ष का चारों खाने चित्त गिरना तय माना जा रहा है। मोदी की ये वो नीति है जिसके आगे विपक्ष के सारे गणित का गड़बड़ाना तय है। छत्तीसगढ़ में जहां विष्णुदेव साय के रूप में एक आदिवासी चेहरे को सूबे की बागडोर दी गई, वहीं मध्य प्रदेश में मोहन यादव के तौर पर एक ओबीसी चेहरे को कमान मिली और राजस्थान में ब्राह्मण चेहरा भजन लाल शर्मा सीएम बने। हमारी योजना ऐसी नहीं होती। आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होता है जी। हम बहुत डिटेल में प्लान करके चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। आउट ऑफ बॉक्स सोचना और चौंका देना मोदी की लीडरशिप का यही स्टाइल है। और इस सरप्राइज से निकलता संदेश सिर्फ 3 राज्यों के लिए नहीं है, बल्कि 2024 के लिए ये संदेश पैन इंडिया के लिए है, खासकर कांग्रेस और विपक्ष की हालिया जातीय राजनीति वाले दांव के मद्देनजर। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी, दलित, आदिवासी के लिए काम नहीं करते हैं। अगर हम सत्ता बांटने की बात करें तो पहला कदम ये होना चाहिए किसकी कितनी आबादी है। ओबीसी वर्ग को जागरूक होना पड़ेगा। आपको ठगा जा रहा है। आपकी आबादी 50% से ज्यादा है, मगर हिंदुस्तान को चलाने में आपको 5% भागीदारी भी नहीं मिल रही। देश के एसेट्स में ओबीसी की कितनी हिस्सेदारी है, दलितों की कितनी हिस्सेदारी है, आदिवासियों की कितनी हिस्सेदारी है, देश के इंस्टीट्यूशंस में। तो झाड़ फूंक कर एक ही मुद्दा तो निकाला था कांग्रेस ने, बदले हुए तेवर वाले राहुल गांधी के लिए, ताकि 2024 का मैदान मारा जा सके। लेकिन लगता है जैसे जाति वाला सारा विपक्षी शोर एक ओर हो गया और मोदी का तीर सीधे निशाने पर लगा। तभी तो तीनों राज्यों में राहुल गांधी का ओबीसी कार्ड जनता ने रिजेक्ट कर दिया। बीजेपी को 163 सीटें मध्य प्रदेश में मिली, पिछली बार से 54 सीटें ज्यादा, जबकि कांग्रेस को महज 66 सीटें मिली, 2018 से 48 सीटें कम। राजस्थान में भी जाति भेद वाले दांव की यही गति हुई। बीजेपी को 42 सीटों के उछाल के साथ 115 सीटें मिली, तो कांग्रेस 31 सीटों के घाटे पर 69 सीटें ही हासिल कर पाई। और छत्तीसगढ़ में भी जातीय जनगणना वाले दांव पर यही जवाब कांग्रेस को जनता ने दिया।
बीजेपी को 54 सीटें मिली, 39 सीटों का उसे फायदा हुआ, जबकि कांग्रेस को महज 35 सीटें हासिल हुई, 2018 के मुकाबले 33 सीटें कम। आदिवासी, ओबीसी और ब्राह्मण चेहरे को चुने जाने के पीछे मैसेज सीधा और साफ है। मोदी नीति में जाति का भेद नहीं है। जो सबसे अहम है वो है काम और नए चेहरों को जिम्मेदारी। हमारे जाति को साधने की आवश्यकता नहीं। हमारे सबसे बड़ा चेहरा 36 कौम का नरेंद्र मोदी है। उनके नाम पर हम चुनाव तीनों स्टेट में जीते, देश में 2 बार जीत गए, 2024 में जीते। यही मोदी नीति, मोदी का वो दांव है जो 23 में अपने जातीय दांव से बुरी तरह घायल विपक्ष को 24 की पराजय की देहरी पर डाल सकता है। ऐसा क्यों है, इसको समझिए जरा। राहुल गांधी और विपक्ष का मोदी पर यह आरोप है कि मोदी सरकार पिछड़ों, आदिवासियों और दलितों के विरुद्ध है, और अब यह आरोप गलत साबित हो चुका है। इसके साथ ही 2 और अहम संदेश मोदी नीति ने दिया है। पहला संदेश ये कि बीजेपी के भीतर मामूली कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है, और दूसरा ये कि मोदी सुविधाजनक राजनीति के बजाय प्रयोगशील राजनीति करते हैं। जाहिर है प्रयोग करने में जोखिम ज्यादा है, पर मोदी जानते हैं अगर नीयत साफ है तो जनता का साथ मिलेगा, ये तय है। और यही प्रयोग बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी एक उम्मीद और जोश भरता है। फैमिली रन पार्टियों के बीच भाजपा ऐसा राजनीतिक दल है जो युवाओं को आगे आने के लिए बहुत अवसर देता है, खुला मैदान देता है। आज भारत की माताओं, बहनों, बेटियों का आशीर्वाद जिस पार्टी के साथ है, उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। मोदी पर यही भरोसा एक ऐसी अमिट लकीर खींचता है जिसके पार जाति भेद का दांव बेकार हो जाता है। वैसे अगर देखें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कुल 65 लोकसभा सीटें आती हैं। इन प्रदेशों में जातीय समीकरणों के लिहाज से मोदी नीति पर चुने गए मुख्यमंत्री चेहरे इन राज्यों के बाहर भी बेहद असरदार साबित हो सकते हैं। पहले मध्य प्रदेश को देखिए। यहाँ पिछड़ा वर्ग की आबादी करीब 50% है। जाहिर है यादव सीएम का चुना जाना एक बड़ी आबादी पर असर डालेगा। तो वहीं ब्राह्मण वर्ग से राजेंद्र शुक्ला और दलित समाज से जगदीश देवड़ा को डिप्टी सीएम बनाकर भी एक संदेश देने की कोशिश की गई है जो दूर तक जाती है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी हर वर्ग की सरकार में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। यहाँ विष्णुदेव साय बतौर सीएम 32% आदिवासी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वहीं ओबीसी समाज से अरुण साव और सामान्य वर्ग से विजय शर्मा को डिप्टी सीएम बनाकर भी मैसेज दिया गया है। लेकिन बात सिर्फ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की नहीं है, बल्कि पैन इंडिया की है और 2024 के रण की है। जाति से आगे बात उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से पूरे देश को जोड़ने की है जो राम मंदिर से लेकर कॉमन सिविल कोड और ट्रिपल तलाक तक के बड़े मुद्दों पर जातीय लाइन तोड़कर पूरे देश को एक सूत्र में बांधता है। मोदी नीति में फोकस नए भारत और आधुनिक भारत पर है। भाजपा का स्वभाव है नूतनता, आधुनिकता। नूतनता हमारी निष्ठा है और आधुनिकता हमारी अवधारणा है। इसलिए बीजेपी केवल चुनाव लड़ने और जीतने के सीमित नहीं है। बीजेपी एक व्यवस्था है, बीजेपी एक विचार है, बीजेपी एक संगठन है, बीजेपी एक आंदोलन है।